नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव से पहले नेता सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लगे हैं और ऐसे में नेताओं की पहली पसंद बीजेपी बन रही है क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने का सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद यानी कि एमएलसी सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया है। अब 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा को एक बड़ा झटका दिया है। सपा के 4 विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद्र, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले 4 नेता निकाय क्षेत्रों के द्वारा एमएलसी हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी इन चारों सदस्यों को निकाय क्षेत्र एमएलसी चुनाव में उतार सकती है क्योंकि ये सभी दिग्गज हैं और अपने अपने इलाकों में मजबूत नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। अब एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू ने बीजेपी की सदस्यता ली है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र हैं। चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर पहले ही सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। अब पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद्र के पुत्र सीपी चंद्र 2016 में सपा के समर्थन से गोरखपुर से एमएलसी बने और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं नोएडा से सपा एमएलसी नरेंद्र भाटी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है, जो पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा झांसी, जालौन, ललितपुर सीट से एमएलसी रमा निरंजन भी सपा को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले बीजेपी की सपा में इस सेंधमारी से एक तरफ सपा को बड़ा झटका लगा है तो बीजेपी को एक बड़ा फायदा भी मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह सियासी फायदा किस तरह से रंग लाएगा, आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बात। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 एमएलसी को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं सभी नेता जो पार्टी में आज ज्वाइन कर रहे हैं इनका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव आने से, ये बहुत बड़ी ताकत है और आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि जो आपके मित्र मंडली है, अब सपा से एक एक को चुन चुन कर सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहां पर रहते हैं, वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाएं, इसकी आप सबको चिंता करना है। नीचे तक के कार्यकर्ता की आप चारों से ही मेरा निवेदन है, आग्रह है। मित्रों, इनको लगता है कि आज देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है और जहां शांति है वहीं विकास होता है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको नींद नहीं आने वाली है क्योंकि ये 4 कद्दावर चेहरे ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इसका राजनीतिक तौर पर क्या असर होता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। लेकिन हाँ, अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते आप देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर खासतौर से ये जो दल बदल का सिलसिला है वो जारी हो जाता है। अभी आपने इससे पहले भी देखा था कि समाजवादी पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े जो दिग्गज कहे जाते रहे वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिटिंग विधायक जो कि सीतापुर सदर सीट से थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 4 एमएलसी थे उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित तौर पर अब इसका कितना सियासी फायदा होगा विधानसभा चुनाव में, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते अभी और इस तरह की जो दल बदल हैं वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे क्योंकि चुनाव से पहले पार्टियों को बदलने का सिलसिला बेहद पुराना रहा है और उसी कड़ी में आज भी आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के ये बड़े जो चेहरे रहे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। उनका यह कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ा है, क्योंकि अब अगर उनकी पार्टी को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो स्थितियां हैं, जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इसलिए उनकी पार्टी के ये नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो
इसका इम्पैक्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका एक अलग अपना वर्चस्व रहा है, और ऐसे में अगर सभी तरफ से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के इन बड़े चेहरों की मौजूदगी हो रही है, तो जाहिर बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो विधानसभा चुनाव में पड़ना है। और इसको लेकर के ही जो बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई, उसके क्या मायने समझे जाएं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे और दिलचस्प होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ विधानसभा चुनावों में अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सभी तरफ चाहे यात्राएं चल रही हों या फिर जनसभाएं हो रही हों, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को रखने की कोशिश सभी पार्टियों के द्वारा हो रही है। वार पलटवार हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जमकर निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष भी बेहद आक्रामक तौर पर अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब जनता इन सब में किसको चुन रही है, किस पर वो भरोसा कर रही है, किसको इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वो वापस लाने वाली है, ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि पूरी तरह से मूड को भांप पाना या समझ पाना ये इतना आसान नहीं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे एक बेहद, जिसको कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे परिपक्व जो प्रदेश हो, वहां पर की और वहां की राजनीति को समझना भी इतना आसान नहीं है जितना ये आपको ऊपर सतह पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर के कई ऐसे अहम समीकरण हैं, कई ऐसे तथ्य हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। और आते हुए विधानसभा चुनाव में जब आप बिल्कुल अंतिम तक वोटिंग तक पहुंचते हैं, तब भी आप देखते हैं कि बहुत कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो बदलती हैं। तो ऐसे में अब पार्टियों की जो जीत के दावे हैं वो असल में कितने सही साबित होंगे, ये मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाँ, अपनी अपनी जीत कि जो दावे हैं वो पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में अगर पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन ये नेता थाम रहे हो, तो जाहिर बात है कि इसके मायने क्या समझे जाएं और इसका कितना असर इस बार के विधानसभा चुनाव में होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी नमस्कार। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। सुनील सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी स्वागत। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। सचिन जी, आज इस चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा, क्योंकि 4 एमएलसी आपके आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसको किस प्रकार से देखा जाए, और आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बात कही गई कि आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आने वाली, इस पर भी आपका एक रिएक्शन चाहूंगा सचिन जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है आयुष जी। पूरे प्रदेश में इस समय उथल पुथल मची हुई है। दूसरी तरफ अगर आज हमारे समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई कुछ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी में सब सामान्य है। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि कल तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशासन और उसमें आकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी को या उनकी पार्टी के लोगों को रोक लगा दी थी कि एक्सप्रेस वे पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि गाजीपुर से लखनऊ तक अभी तक यात्रा पूरी नहीं हो पाई है। सुबह से यात्रा चल रही है और लगातार लाखों की संख्या में लोग लगातार प्रत्येक जनपद में ऐसे भीड़ इतनी एकत्रित हो गई है, इतने लोकप्रियता इससे साफ दिखाई दे रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी की। और पूरे प्रदेश में जो अगर आपका सवाल जो है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी को ये भी पता होना चाहिए कि अभी लगातार 2 महीने से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, बीएसपी के लोग भी आए और अन्य दलों से हमारा गठबंधन और विलय भी हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं केवल सिर्फ 4 एमएलसी से अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को नींद नहीं आएगी, ये सरासर गलत है। और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद आपको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और मौजूदा सिटिंग एमएलसी, और उसमें भी ये बड़े चेहरे हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो कोई तो कारण होगा। आप तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी की रैलियों में लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल इस बात का है, क्यों छोड़ रहे हैं समाजवादी? आपको सिर्फ 4 एमएलसी दिखाई दिए, आपको लगातार वो विधायकों की संख्या, लगातार सांसद और लगातार एमएलसी और लगातार जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी का हाथ थामा लगातार इन दिनों, पिछले दिनों में। और लगातार पूरे प्रदेश भर से लोग लगातार सदस्यता समाजवादी पार्टी की ले रहे हैं। सचिन जी, मुझे सब दिखा, मुझे तो वो भी दिखा जब बहुजन समाज पार्टी के बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब ये सवाल मेरा बहुजन समाज पार्टी से था। लेकिन आज आपके अगर सिटिंग एमएलसी जा रहे हैं, तो मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा ना कि आखिर क्या वजह है? कुछ वजह तो बताएं ना। ऐसा है, कोई वजह नहीं है उस चीज। लगातार उन्हें अगर कुछ लगा होगा, उन्हें कुछ दिखाई दिया होगा, तो हो सकता है इसलिए जा रहे हों वो लोग।
लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर इससे लहर से या समाजवादी पार्टी की किसी भी चीज से इन लोगों का कोई लेना देना इस चीज से नहीं है कि आप कह रहे हैं कि लहर तो समाजवादी पार्टी की आज गाजीपुर से लखनऊ तक दिखाई दी है। कल आपने जो उद्घाटन किया एक्सप्रेस वे का, और उसके बाद इतने प्रचंड भीड़ के साथ इतने बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी से लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी चलिए सचिन जी, अब लहर किसकी है इसके लिए तो हम लोगों को चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, जनता स्पष्ट कर देगी। लेकिन इससे पहले राघवेंद्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, चूंकि ये कह रहे हैं कि इनके 4 लोगों के जाने से, आपकी पार्टी को ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनकी पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। राघवेंद्र जी आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए ये तो ये कहेंगे ही भाई, इस तरीके की अगर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो क्या दे सकते हैं। देखिए अगर कोई विधान परिषद सदस्य ऐसा व्यक्ति किसी दूसरी दल को ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से जिस दल से वो निकल रहे हैं तो उनको चिंता करनी चाहिए। हर दल का यह प्रयास रहता है कि अच्छे व्यक्ति जो दूसरे दल में है वो हमारे दल को ज्वाइन करें। आज हमें इसमें सफलता मिली है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अंगीकार किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं ना कहीं बल मिलेगा। और ये जिस तरीके के बयान दे रहे हैं कि 4 विधान परिषद सदस्य हमारे दल से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से हमारे दल को कोई नुकसान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है। इस तरीके के व्यक्ति अगर ज्वाइन करते हैं निश्चित रूप से दल कहीं ना कहीं कमजोर होता है। हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अभी महोदय आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विषय पर थोड़ा सा ज्ञान देने का इन्होंने प्रयास किया। मैं सिर्फ 2 बातें इनसे कहना चाहता हूं। ये लोग बहुत ढोल ताशे बजा रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की योजना का हिस्सा था। मैं मानता हूं योजना का हिस्सा था। इन्होंने कहा मैंने इसको बनवाने की शुरुआत की। वास्तविकता ये है इन्होंने समाजवादी पार्टी ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसमें बिना जमीन अधिकृत किए मात्र 20% जमीन अधिकृत की थी। उसके बाद इन्होंने कैसे ये प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि संवैधानिक व्यवस्था ये है जब तक 80% जमीन एक्वायर नहीं होती है सड़क बनने का काम शुरू नहीं किया जाता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जब ये जमुना एक्सप्रेसवे बनने का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में 15,000 करोड़ का था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों बाद आज की तारीख में उसे 11,000 करोड़ में कंप्लीट कर दिया है। मेरा सीधा समाजवादी पार्टी से आरोप है, सीधा मैं कहना चाहता हूं, ये प्रश्न भी है बिना जमीन अधिकृत किए और 2 उससे कम में 4,000 करोड़ कम लागत में हमारी सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट पूरा किया है, तो ये 4,000 करोड़। चलिए राघवेंद्र जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, इस पर चर्चा भी आगे आने वाले समय में भी होती रहेगी। लेकिन राघवेंद्र जी सवाल इस बात का भी है, चूंकि आपके भी एक सिटिंग विधायक सीतापुर से वो खुद समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी अखिलेश यादव के संपर्क में, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी समाजवादी पार्टी के औपचारिक तौर पर सदस्य हो जाएंगे। अगर ये तय कर रहा है या ये माहौल को तय कर रहा है कि कौन सी पार्टी में कौन से नेता जा रहा है, तो आपकी पार्टी को भी तो छोड़ करके जा रहे हैं ना लोग, ऐसा क्यों हो रहा है राघवेंद्र जी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों को संभालने में पूरी तरीके से सक्षम है। हमारी दल के कद्दावर लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट रूप से अंगीकार किए हुए हैं, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति समाजवादी पार्टी या अन्य दल में नहीं जाने वाला है। ये लोग सिर्फ इस तरीके के शगुफे छोड़ते रहते हैं। 1-2 लोग जा रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष है। इस तरीके से अगर कोई जो किसी समय आ गए थे, राजनीतिक लाभ लेने आ गए थे, अगर वो बिना विचारधारा को स्वीकार किए आए थे, वो अगर जा रहे हैं तो उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी के भी और वेस्ट यूपी के एक बहुत बड़े चेहरे जो कि प्रियंका गांधी के भी बड़े करीबी थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कैसे इसको देख रहे हैं आप? एक तरफ तो हम लोग ये देखते हैं कि इनकी पार्टी से कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, समाजवादी पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति का आकलन आप कैसे कर रहे हैं? निश्चित तौर पे आयुष जी, जो इस समय स्थिति है वो बहुत उथल पुथल की है, और मैं ये मानता हूं कि जो अवसरवादी लोग हैं वो इस समय अपने लाभ के लिए पार्टियों को बदल रहे हैं या छोड़ रहे हैं या जा रहे हैं। लेकिन आज के मुद्दे में सबसे बड़ा प्रश्न उभर के आता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर आए थे, ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, ये पार्टी विचारधारा पर चलती थी। क्या ये पार्टी आज अपनी विचारधारा से समझौता कर रही है?
जो लोग अभी तक समाजवादी पार्टी में थे तब तक वो गलत विचारधारा के लोग थे, आज उन्होंने भाजपा का पटका पहना और उसके बाद उनकी विचारधारा और वो अच्छे लोग हो गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है और उनको हार साफ दिख रही है। इसके लिए वो कोई भी व्यक्ति जो या तो उनकी वॉशिंग मशीन कॉन्सेप्ट को अपना ले या डर जाए या जिसमें भय व्याप्त हो जाए कि नहीं तो सरकार की फ्रंटल एजेंसियां हमारे पीछे पड़ जाएंगी। आज देश में रॉ, आईबी, सीबीआई आप जिस तरह से यूज कर रहे हैं और जिस तरह से उनके निदेशकों का आप समय बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस तरह से आप संवैधानिक प्रावधानों का माहौल उड़ा रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है कि प्रदेश की जनता देख रही है और इसका जवाब आपको मिलेगा। इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिला था क्योंकि सपा की सरकार से जनता नाराज थी और यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार देगी जो उनकी जमीनी समस्याओं को संबोधित करेगी। लेकिन 4.5 साल में यह सरकार सोती रही, सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन, अपनी पार्टी और अपने लिए काम नहीं, लेकिन संगठन और पार्टी के लिए तो सभी पार्टियां काम करती हैं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसी की प्रायोरिटी कांग्रेस पार्टी नजर क्यों नहीं आती? सरकार का प्रयोग जब संगठन के लिए करने लगे। मेरा सवाल इस बात, ठीक है अभी तो चुनाव में जा रहे हैं ना, वो तो जनता तय कर देगी कि वो किस पर भरोसा कर रही है, आपकी बात पर भरोसा कर रही है, समाजवादी पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन कुलभूषण जी, आपकी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नेता नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा आपकी पार्टी को कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता क्यों नहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में अपना ठिकाना ढूंढ रहा? इसका आकलन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपकी पार्टी से लोग जाने का सिलसिला शुरू है लेकिन जुड़ नहीं रहे लोग। निश्चित तौर पर आपको यह जानकारी हो आयुष जी कि हम दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ के नहीं ला रहे हैं। हम जमीनी धरातल पर लगातार अपने संगठन का कार्य कर रहे हैं और ऐसे युवा जो राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए जिले स्तर पर प्रवक्ता का चयन हो, चाहे पार्टी में मजबूत पदों पर जिम्मेदारी हो, अभी लोग लगातार आ रहे हैं। आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर लगातार लोग प्रियंका जी के नेतृत्व से और राहुल जी से प्रसन्न होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में उन्हीं लोगों का स्वागत होगा जो अवसरवादिता के लिए नहीं आते, जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जो संविधान के मूल्यों में भरोसा करते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के बनाए हुए इस भारत पर भरोसा करते हैं, जिन्हें पता है कि आजादी का मूल्य क्या है, जिन्हें मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों की जानकारी है। तो हम ऐसे लोगों को शामिल करने के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, जो अवसर के कारण एमएलसी की सीट बनी रहे, आप एमएलए बने रहे, ऐसे लोगों के लिए हमारी पार्टी स्वागत नहीं कर रही है। लेकिन जो युवा, जो महिलाएं और जो नए लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हमारी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार हमारी पार्टी की सदस्यता बढ़ रही है। अभी अभियान भी चल रहा है और बहुत पढ़े लिखे युवाओं ने, बहुत महिलाओं ने घर की चारदीवारी में जिनकी अपनी जिम्मेदारियां, उनके साथ उन्होंने देश के लिए सोचते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। हम अवसरवादी लोगों का स्वागत नहीं कर रहे आयुष जी, हम संविधान में, मूल्यों में और राजनीति में भरोसा करने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं। सुनील सिंह जी, अभी आप लोग गठबंधन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, लेकिन 4 एमएलसी तो उनके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, एमएलसी का चुनाव विधानसभा से पहले होने वाला है। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूं सुनील जी। एमएलसी का चुनाव विधानसभा से पहले होने वाला है और आपने भी देखा है कि 2-2 जिला पंचायत जहां भारतीय जनता पार्टी जिस जनपद में जीती थी, वहां भी अपने बल का प्रयोग करते हुए उन्होंने जिला पंचायत का चेयरमैन बनाया। और रही बात एमएलसी की, तो एमएलसी का झुनझुना भारतीय जनता पार्टी के लोग बजाते रहे। इधर आज पूर्वांचल में लगभग 4-5 जिलों में हम थे, अखिलेश यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में। आज जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और जनता का ये जनादेश आ रहे हैं फिर अखिलेश। दिलीप यशवर्धन जी, कैसे राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसका विश्लेषण करेंगे? क्योंकि ये सिलसिला तो बड़ा पुराना है, लेकिन मौजूदा वक्त में भी अगर 4 एमएलसी आ रहे हो समाजवादी पार्टी के, तो उसको आप कैसे देखेंगे? मौके की राजनीति है, मौका परस्ती है, इसको इस संज्ञान से ज्यादा कुछ नहीं दिया जा सकता है। देखिए, ये आने और जाने की जो प्रक्रिया है ये हमेशा से चलती रही है और ये सिद्ध है, ये कोई माने चाहे ना माने, चाहे जितनी राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता बैठ करके गुणगान करते रहे इन बातों का, लेकिन जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो वो समाज हित, देश हित के लिए नहीं जाता है,
वो किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के नहीं जाता है, उसको अपना उल्लू सिद्ध होता दिखाई देता है, उसको अपना व्यक्तिगत हित सिद्ध होता दिखाई देता है, तो वो जाता है, वरना नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज देश की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने राज्यों में पूरे देश पर राज कर रही है, और मुझे नहीं लगता इनके यहाँ अच्छे लोगों की कमी होगी। जब कमी नहीं है तो आप क्यों समाजवादियों को, क्यों कांग्रेसियों को, क्यों बसपाइयों को अपने यहाँ लेकर के आ रहे हैं? इन्हीं पार्टी से तो आपको नफरत थी, इन्हीं पार्टी के नेताओं के बयान से आपको नफरत थी। यही पार्टी के नेता जिनको आज आप अपने में मिला रहे हैं, यही कल आपको उल्टा सीधा कहा करते थे, यही आपकी विचारधारा किया करते थे। तो जमीन सबकी खिसकी है भाई साहब। सुनील जी, आपकी भी खिसकी है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं। जमीन बची किसकी है? किस राजनीतिक पार्टी को अपने काम पे भरोसा है? अगर राजनीतिक पार्टी को अपने काम पे भरोसा है तो वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने एग्जिस्टिंग पदाधिकारियों के बूते चुनाव लड़े। क्यों पार्टी में तोड़ने और बैठालने का काम करते हैं आप? क्यों किसी दूसरी पार्टी के लोगों को अपने यहाँ मिलाने का काम करते हैं? समाजवादी पार्टी में जो व्यक्ति रहा है, जो एमएलसी है, पद पे है, या तो वो कभी पद पे ना रहा हो तो ये मान लेते हैं कि भाई विचारधारा से गलती से प्रभावित होकर के चला गया था, आज वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर के आपकी तरफ आ जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पद पे रहा है और आज पोस्ट होल्ड कर रहा है, उसको आप अपने मिला रहे हैं, तो सिद्ध है कि आपको और उस व्यक्ति को, दोनों को किसी न किसी तरीके से फायदा हो रहा है। इसमें जनता का कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। जनता सिर्फ आपके माया जाल में फंसी रहती है, आप बरगलाते रहते हैं और आप अपने आप को मजबूत करते हैं। और एक तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनके लिए बड़े अपमान की बात होती है कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका नहीं मिलता है। आप बाहर से इंपोर्ट करके नेता ले आते हैं, उनको उठाकर के गद्दी पे बैठा देते हैं, और जो आप यहाँ दरी बिछा रहा है वो बेचारा दरी बिछाता रह जाता है। तो वो व्यक्ति अपने फायदे के लिए आए, उसको फायदा मिल रहा है, वो आपके यहाँ आ जाएगा। जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। देश हित का कोई आपका कोई देश हित का कोई व्यू नहीं है आपका। सचिन जी, चूंकि जब बसपा के बड़े चेहरों को आप लोगों ने पार्टी में ज्वाइन कराया था, तो उस समय भी अखिलेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, आपने कहा था कि देखिए, ये इन बड़े चेहरों का आना या फिर वहां के नेताओं का इसको ज्वाइन करना, ये दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी में लोगों का भरोसा है, इसलिए वो इतने कद्दावर होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। सेम चीज यहीं पर भी एप्लीकेबल होती है। वो भी तो आपके पार्टी के बड़े चेहरे रहे ना, वो जा रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी में। अब दोनों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपके यहाँ आए तो ठीक, आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाएं तो आप कहने की अवसरवादिता है ये। सचिन जी, नहीं, मैंने अवसरवादिता नहीं कहा उन्हें। मैंने कहा इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर आप बसपा की बात कर रहे हैं तो बीएसपी के लोगों ने, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए पार्टी ज्वाइन की है, तो इसमें और इनके लोगों में थोड़ा अंतर है। थोड़ी अभी बताया हमारे साथी ने कि एमएलसी का अभी चुनाव है जो, तो विधानसभा से पहले होने वाला है, तो कुछ डंडा दिखा के और कुछ आप समझ ही रहे, ऐसी चीजें चलती रहती लगातार। तो मैंने ये कहा कि फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि उससे जोड़कर न देखिए। आप लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार लोगों की, लाखों की संख्या में लोगों ने अभी पार्टी ज्वाइन की। इस बात में और उस बात में बहुत अंतर है। नहीं, लेकिन सचिन जी, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? इसको थोड़ा समझाइए ना। आपकी पार्टी की ही तरफ से तो वो एमएलसी रहे, और अगर वो आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं तो इससे फर्क समाजवादी पार्टी को कैसे नहीं पड़ेगा? कोई तो वजह रही होगी कि आपकी पार्टी की तरफ से वो एमएलसी थे, या आप उनको नकार दीजिए पूरी तरह से कि उनका कोई वजूद नहीं था, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो जा रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका बिल्कुल वजूद नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैंने कहा कि इस बात में और उस बात में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में लोग जुड़ रहे हैं, और लगातार लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। लगातार लोग लोकप्रियता देखते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता को देखते हुए लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अभी बात चलेगी। आप देखिए, आने वाले समय पे मैं आपके चैनल पर बोलूंगा, कुछ दिनों बाद जिस प्रकार से आप एमएलसी की बात कर रहे हैं, मैं अभी देखना आप विधायकों को, इनके विधानसभा के लोगों को आप समाजवादी पार्टी का दामन थामते हुए देखेंगे, फिर आप क्या कहेंगे? तो लगातार ये चलता रहता। लेकिन अगर आप कहें कि इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज आप देखिए, आज रैली को देखिए आप, समाजवादी पार्टी गाजीपुर से लखनऊ में जो भीड़ एकत्रित हुई है, लगातार अप्रत्याशित भीड़ है, और ये भीड़ वोट में तब्दील होगी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी।
राघवेंद्र जी, जो बात अभी यहाँ पे दिलीप जी ने कही, क्योंकि जब इस तरह के बड़े चेहरों को आप लोग ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं के बीच में गलत संदेश छोड़ते हैं, और फिर जिन लोगों के साथ आपका विरोध था अगर वही आपके पास आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, तो ये कैसे हो रहा है? इस पर जवाब चाहिए राघवेंद्र जी। देखिए, हम दूसरे दल की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई आता है तो निश्चित रूप से विचारधारा से प्रभावित होकर के आता है। समाजवादी पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल हो, उनमें कोई उनकी विचारधारा तो बची नहीं है। जैसे कोई मैं विषय देता हूं तो उसमें ये लोग गोल गोल घुमाने का काम करने लगते हैं। हमारी विचारधारा का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से। अभी मैं त्रिपाठी जी आपसे प्रश्न पूछूंगा, घूमने लगेंगे। आप ये बताइए 370 के विषय में आपकी क्या राय है? अरे बता रहे अभी आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, अभी एक्सपोज हो रहे हैं। 370 के विषय में हमारी पार्टी की यही राय है कि 370 आपने हटाई है, ठीक किया है, लेकिन जिस तरह से आप हथियारों के दम पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप वहां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां फंडामेंटल ड्यूटीज का जो हनन कर रहे हैं राघवेंद्र जी, वो आप गलत कर रहे हैं। एनसी और एनआरसी और सीए के विषय में साफ साफ राय है कि यदि आपकी नीयत उसके मामले में सही है तो उसका निश्चित तौर पर स्वागत है। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप अफगानिस्तान में उसी सीए के आधार पर आप अफगानिस्तान जाइए और वहां के लोगों को लाके भारत की नागरिकता दिलाइए। आज वहां मानवाधिकारों का क्या हाल है? चलिए कुलभूषण जी, पहले एक एक करके काम करती है, और उसको कतई अगर कोई उसको स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से विचारधारा के साथ आता है। आप लोग बिना विचारधारा के लोग हो। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी में कितना समाजवाद है? पूरा देश जानता है। एक परिवार द्वारा संचालित राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी कहलाते हैं। आपकी पार्टी में राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी में 40 परिवार हैं। एक परिवार की बात करते हैं आप। हमारे समाजवादी पार्टी में तो लोग चुन के आए हैं। 40 परिवार है, 40 परिवार ऐसे हैं जिनके पुत्र या पुत्री या दामाद, पुत्र पुत्री और दामाद प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के तो लोग चुन के आए हैं। आप अगर जनता उन्हें नहीं चाहती, हरा दे उन्हें। नहीं, जो समाजवादी पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं आप, पहले आप राघवेंद्र जी आप उसको पढ़ लीजिए। नहीं राघवेंद्र जी, आप इसको पढ़िए। नहीं, आपको जानकारी है नहीं। आपको जानकारी अगर होती तो आप बोलते नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप महंगाई पे बोलना नहीं चाहते, आप धारा 370। चलिए ठीक है, एक सेकंड सचिन जी, एक सेकंड। चलिए, महंगाई पर चर्चा हम लोग करते रहते हैं। महंगाई कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन चर्चा ना होती। लेकिन राघवेंद्र जी, आज इस पर चर्चा है। राघवेंद्र जी, ये अचानक से विचारधारा से इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं? राघवेंद्र जी, ये अचानक से विचारधारा से इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं? कल तक जो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर थे, जो पानी पी पी करके आप लोगों को कोसते थे, आज वो अचानक से कैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो गए? भाई ये उनका विषय है ना। भाई जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ रहे हैं, हम लोग अपनी विचारधारा से किंचित भी दाएं बाएं नहीं होते हैं। हमारी स्पष्ट विचारधारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रवाद, इसके अलावा कोई विचारधारा नहीं। अरे आप सुनील जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो हमारे दल में थे, क्यों बाहर निकले? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप लोग हमारे दल से क्यों गए? आप लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। आप मत बात करिए सुनील जी। सुनील जी, आप बात मत करिए। राघवेंद्र जी स्वीकारते हैं कि सुनील जी जहां गए हैं वो सरकार बन रही है, इसलिए शायद इन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन आयुष जी, मेरा सिर्फ यही प्रश्न है। त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ये बताइए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, एक एक परिवार हटा दीजिए, क्या उस पार्टी की परिकल्पना की जा सकती है? बस इतना बता दीजिए। समाजवादी पार्टी प्रत्येक समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। अरे कहने से यार क्या होता है? अरे मित्र, कहने से क्या होता है? पूरा अभी पता लग जाएगा। अभी आपका चलिए ठीक है कुलभूषण जी, आयुष ठीक है कुलभूषण जी, कल को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कांग्रेस में अगर शामिल होगा तो क्या आप उसको शामिल नहीं करेंगे? कहेंगे कि नहीं, आपकी विचारधारा हमसे मैच नहीं करती, इसलिए हम आपको शामिल नहीं कर सकते? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ ज्वाइनिंग से पहले एक सिलेक्शन कमेटी होती है और उसमें आयुष जी एक कमेटी होती है जो इस पे विचार करती है कि किस आदमी की क्या परिस्थिति है।
हमारे यहाँ न तो कोई साहब वॉशिंग मशीन कॉन्सेप्ट है कि न तो हम कभी भी अपने फ्रंटल की तरह एजेंसियों को यूज करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। मैं अगर जो आज सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के विचारों को अपना नहीं पा रहे हैं। इनकी पार्टी का जो एजेंडा था, जिन दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर ये आगे बढ़े थे, आज उन्हीं को इन्होंने किनारे कर दिया है। आज अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर नहीं मिला पा रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सच तो आयुष जी ये है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होगा कि उनका पूरा काडर खिसक चुका था और वो ऊपर ऊपर सिर्फ तालमेल, सेंधमारी और घालमेल में लगे हुए थे। आपके ही चैनल पर जो लाइन चल रही है ना कि भाजपा की सेंधमारी, ये दरअसल सेंधमारों की पार्टी है। इनकी विचारधारा सेंधमारी है। इनकी विचारधारा ही है कि दूसरे के बाथरूम में झांकते रहे, वहां से लोगों को ढूंढते रहे। हम लोग अपनी नीति पर काम कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपकी विचारधारा अवसरवादी विचारधारा है, आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। आप राष्ट्रहित से हट चुके हैं, आपकी नीति और नियत दोनों खराब हो चुके हैं। न तो आज भारतीय जनता पार्टी की न, लेकिन आपकी विचारधारा कुलभूषण त्रिपाठी जी, अगर सब बेहतर है तो फिर 32 साल से प्रदेश की जनता आपकी विचारधारा के साथ क्यों नहीं आ रही है? ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, ये सेंधमारी करते हैं, लेकिन 32 साल से प्रदेश की जनता आपकी विचारधारा पर भरोसा नहीं कर पा रही है। आज अगर जो आपने आदरणीय प्रियंका जी का बांदा में चित्रकूट में संवाद सुना हो महिलाओं के साथ, अभी 15 तारीख को जो मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन हुआ है या बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन हुआ है, आप वहां की बात करें तो ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर तक कांग्रेस का संगठन मजबूत हो रहा है और निश्चित तौर पर जनता कांग्रेस के साथ जुड़ने का मन बना चुकी है। हमें अपनी पिछले 35 वर्षों से आप मजबूत कर रहे हो राघवेंद्र जी। निश्चित तौर पर हमने अवसर की राजनीति नहीं की, हमने मौके की राजनीति नहीं की, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अवसर की नीति को ही पूरे देश की और प्रदेश की नीति में तब्दील कर दिया। लेकिन आज आपका कार्यकर्ता ही आपकी इसी नीति से नाराज है। अभी आपको दरी बिछाने वाले ढूंढने पड़ेंगे। जिन एमएलसी को आप लेके आ रहे हैं वो एमएलसी आपके बूथ मैनेजमेंट के लिए नहीं जाएंगे। आपके पन्ना प्रमुख आपका साथ छोड़ के जा रहे हैं। आप ऊपर एमएलए एमएलसी ज्वाइन कराते रहिए, लेकिन आपकी पार्टी का जमीनी धरातल खिसक रहा है। कुलभूषण जी, आप मान तो लिया चलिए उनके पास पन्ना प्रमुख तक लोग हैं, वरना तो आप लोग उसको भी डिनाई करते थे। ठीक है सुनील जी, अभी आप ये कह रहे थे कि ये तो अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति कहां है? क्योंकि ओपी राजभर जी का वो बयान अभी भी बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं, सुर्खियों में है, खूब सोशल मीडिया पर है। समाजवादी पार्टी को जो वोट देगा वो महिलाओं और अपनी बेटियों के साथ अपमान करेगा, और आज आप उनके साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। आपकी राजनीति क्या है सुनील जी? ये बात तो आप नीतीश कुमार से भी पूछ सकते हैं, जिन्होंने कहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, और मेरा सवाल क्या है, मैं कहां कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता की राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी जा रहे हैं वो अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति अवसरवादिता की राजनीति क्यों नहीं है, ये मुझे समझाइए। हम इनके साथ गए थे मुद्दों पे, जो बात हमारी हुई थी उनमें एक भी एक काम हमारा नहीं किए। हम अरे उसका जवाब दीजिए, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया उसका जवाब दीजिए। अरे उसी का तो जवाब। अरे कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप। अरे कल तक समाजवादी पार्टी को अगर वोट देने से महिलाओं का और बेटियों का अपमान हो रहा था, तो आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर लिया? कहां गठबंधन हम किए हैं उनके मुद्दों? नहीं, गठबंधन नहीं किया आपने सुनील जी, समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन नहीं है। पार्टी के साथ हमको लगा उस समय की समाजवादी पार्टी। अच्छा, उस समय की समाजवादी पार्टी और इस समय की समाजवादी पार्टी में अंतर क्या है, जरा ये समझाएं। 17 से और 22 तक क्या बदला समाजवादी पार्टी में? अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, विकास पे ये लोग राजनीति नहीं करते हैं, और समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। तो ये 17 से 22 तक समझ में आया आपको, और 17 के बाद भी आप लोग 2 साल तक तो रहे। ये ज्ञान अचानक हुआ। अचानक से ज्ञान कैसे आया, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना। आपकी अवसरवादिता कैसे अवसरवादिता नहीं है? हुआ है अचानक ज्ञान कहां से हुआ? आपकी राजनीति अवसरवादिता की राजनीति क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। समाजवादी पार्टी के साथ क्यों हैं आप? आप कैसे अवसरवादिता कहेंगे? अभी तो पिछली बार हम सत्ता में पहुंचे थे 4 विधायक लेके,
तो कैसे कहें कि बहुत अवसर हमें मिला है कि हम कोई काम नहीं कर नहीं पाए। तो अब 4 से 8 हो सकते हैं, आपके काम हो जाएंगे। लेकिन यही तो अवसरवादिता की राजनीति है। आपने कहा ना कि ये एमएलसी के चुनाव पहले होने, उनको अपनी एमएलसी की कुर्सी बचानी है, इसलिए वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अब आपके 4 सिटिंग विधायक थे, आपको लगता है वो 8 हो जाएंगे, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, तो यही तो अवसरवादिता होती है। और क्या होता है अवसरवादिता, सुनील जी? और अवसरवादिता क्या होती है? कौन सा राजभर जी का बयान था? अरे राजभर जी ने कहा था जो चलिए समाजवादी सुनील पार्टी जी, ज्वाइन सुनील जी, करेगा, ठीक है सुनील वो जी, ऐसा आंख नहीं बंद करेगा। करके बैठेंगे तो उसका मेरे पास कोई विश्लेषण नहीं है। देख लीजिएगा, गूगल यूट्यूब पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको आराम से मिलेगा, वो बयान मिल जाएगा और आराम से सुनिएगा उसको। और अगर आपको अपनी पार्टी के मुखिया का बयान नहीं पता है तो मुझे लगता है कि उसको आप पता कर लें, आप उसको पता करें, पहले उसको पता कर लें, उस बयान को पता करें। दिलीप, उस पे आपका क्या बयान है? ठीक है, आप बयान को बयान से कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। यहां पर बात अवसरवादिता की राजनीति की हो रही है। कल तक समाजवादी पार्टी बुरी थी, लेकिन आज आप उनके साथ में, अब आप उसको जस्टिफाई वैसे ही कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, जैसे समाजवादी पार्टी करती है। आप अलग नहीं है, आप अलग नहीं, आप जाइए, उससे मेरा कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका अधिकार है, आप किसी पार्टी के साथ जाएं, लेकिन आप ये ना तय करें कि ये अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उनसे अलग नहीं है, आप भी उनसे अलग नहीं है। दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है, अरे भाई मैं कहां कह रहा हूं भाई, उनसे क्या पूछिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका ये सवाल है कि भाई आप भी अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव में, एमएलसी के या 4 एमएलसी के इधर से उधर जाने से? आयुष जी, मेरा एक निवेदन है, एक डिबेट आप इस बात पे रखवाइए कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है। हर प्रवक्ता है दूसरे पार्टी की विचारधारा को कहता है कि इनकी विचारधारा नहीं है। जरा एक पार्टी की विचारधारा पे डिबेट रखवाए कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा को लेकर के चल रही है, और स्पष्ट बताएं कि वो कैसे अपनी विचारधाराओं को पूरा कर रहे हैं या उसका क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं। अब रही बात आपके सवाल की कि जो 4 लोग एमएलसी आज सपा से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो एमएलसी जो है वो इलेक्टेड पोस्ट नहीं होती है, वो लोग आम जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं है जो आम जनता के वोट बैंक को प्रभावित कर पाए। हाँ, ये जरूर है कि जो जातिगत समीकरण होता है, जो क्षेत्रीय समीकरण होता है उसको वो थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एमएलसी डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में नहीं होता है, इलेक्टेड कैंडिडेट नहीं होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता है, होता इलेक्टेड ही है। डायरेक्ट जनता सिलेक्टेड नहीं होता है, वो तो इलेक्टेड और इलेक्शन और सिलेक्शन में फर्क है, वो मैं जानता हूं, आप मुझे मत बताइए। यहाँ इलेक्शन का मतलब जनता के इलेक्शन की ही बात हो रही है, जो जनतंत्र की बात हो रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो जनता से इलेक्ट होकर के नहीं आता। तो जो जनता से इलेक्ट होकर के नहीं आता, वो जनता के वोट बैंक पर बहुत ज्यादा फर्क डाल पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये समीकरण कुछ और है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया है और समाजवादी पार्टी से उनका निष्कासन हुआ है। राघवेंद्र जी, क्योंकि बार बार आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये लगता है कि आपके पास आते ही कैसे लोगों की विचारधारा इससे बदल जाती है, या कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें वो सारी चीजें धुल जाती हैं। इस आरोप का जवाब दीजिए राघवेंद्र जी, और इसका असर कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला 4 एमएलसी के टूटने से, ये बात भी दिलीप जी ने कही, मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहता हूं राघवेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। कोई व्यक्ति किसी दल को ज्वाइन करता है या कोई व्यक्ति किसी दल में जाता है तो उसमें चुनाव पर कोई उतना असर नहीं पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होता है। देखिए, पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी जो है अगले वर्ष जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास और सुशासन के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सब लोग आते हैं जाते हैं, इससे कोई चुनाव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से जानती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अभी रोजगार बेरोजगारी पर लोग चर्चा कर रहे थे, इस पे बात कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। इनकी जब सरकार गई थी तब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी, मैंने उसको घटा करके 6.5% पे लाया। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसको कम किया, जो एक ऐतिहासिक सफलता है। 11.5% लोगों को उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार देने का काम किया। तो निश्चित रूप से जो ये सारे आंकड़े झूठे हैं आयुष जी। नहीं, बिल्कुल सही है। आयुष जी, इन डाटाओं पे ना नोटिफिकेशन भी मांग लिया, बिल्कुल सही है आंकड़े, आप इसको साबित करिए। आयुष जी, मैं कहना चाहूंगा ये आंकड़े कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साबित नहीं कर सकता। आप किसे रोजगार देना कहते हैं आयुष जी, सिर्फ झूठे आंकड़े। चलिए ठीक है भाई, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि ठीक है, अगर इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे, हालांकि ये तो सच्चाई है कि भाई जातिगत समीकरण और सारे फैक्टर्स पर काम होता है, लेकिन अब ये मुद्दा उठा तो पहले सचिन जी जवाब देंगे। सचिन जी। जी, मैं राघवेंद्र जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश भुखमरी में इस समय किस स्थिति पे है, कितना नंबर है उत्तर प्रदेश में
बेरोजगारी में पता है आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? कौन से आंकड़े लेके आपको पता है? आपको पता है? एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 26% अपराध में बढ़ोतरी हुई 2020 में उत्तर प्रदेश में। मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। संगठित अपराध लगातार कम हो रहे हैं श्रीमान जी त्रिपाठी जी। लगातार आप अपराध की भी परिभाषा अपनी ले आए क्या राघवेंद्र जी? रोजगार की भी परिभाषा आपकी अपनी होगी। हकीकत में कहूं तो विकास आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का हुआ है, नफरत का हुआ है। पहले सचिन जी की बात कंप्लीट होने दो। कुलभूषण जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कुलभूषण जी एक एक करके बोले, एक एक करके। राघवेंद्र जी आपने सवाल उठाया, अब उसका जवाब सुने। राघवेंद्र जी आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुने। पहले सचिन जी। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि किसी को रोजगार तो छोड़िए, आप किसी को 2 पैसे की नौकरी नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश के अंदर। आप क्यों सरासर झूठ बोल रहे हैं? आप इतने लोग, जब शिक्षा मित्र टेट पास किए हुए स्टूडेंट लखनऊ में जाकर के राजभवन के बाद प्रदर्शन करते हैं, तो आपके नेता इतनी बुरी तरीके से उनको पिटवाते हैं। महिलाओं ने आत्महत्या की, एक महिला ने, आप भूल गए पिछले वर्ष एक महिला ने आगजनी घर से पलायन कर रहे थे, सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई थी। आप लोग तो आप बताइए राघवेंद्र जी, आप हमें जवाब दे दीजिए। सैफई महोत्सव की बात मत करिए। अगर सैफई महोत्सव की बात करेंगे तो देखिए ऐसा है, ये जनता से जुड़ा नहीं है। तो गोरखपुर महोत्सव की बात होगी। 300 करोड़ जब खर्च होते हैं गोरखपुर महोत्सव में, तो उस पर नहीं बोलेंगे आप। 300 करोड़ रुपए गोरखपुर महोत्सव पर खर्च करेंगे, उस पर नहीं बताएंगे आप। ये बताइए, उससे तो कम ही खर्चा हुआ होगा सैफई महोत्सव में। 300 करोड़ नहीं खर्च हुए सैफई महोत्सव में, आप परेशान नहीं होइए। और सैफई महोत्सव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कोरोना काल में प्रत्येक परिवार को, जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन्हें मदद की गई। आपकी सरकार ने कौन सी मदद की, आप बताइए। और आप लोग सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेते। चलिए ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी जी, ठीक है। राघवेंद्र जी एक सेकंड पहले सुने, राघवेंद्र जी सुने पहले। राघवेंद्र जी ठीक है, सचिन जी ठीक है, एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी अहंकारी हो गई है। कुलभूषण त्रिपाठी झूठ का पूरा पुलंदा बांध के रख दिया आपने। नहीं, ये सवाल जनता के है ही नहीं। गलत बात मत करिए आप। चलिए आंकड़ों से नहीं काम भाई, आंकड़ों से नहीं। जिनको मिला होगा रोजगार, जिनको मिला होगा, जिनको नहीं मिला होगा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बस बहुत कम समय रहा है। जनता के पास जब आप लोग जाएंगे वो खुद फैसला करेगी, वो खुद फैसला करेगी। जिसको मिला होगा रोजगार वो कैसे डिनाई कर देगा, और जिसको नहीं मिला होगा उसको ये जबरदस्ती नहीं दे पाएंगे, उसको ये नहीं दे पाएंगे, उसको ये जबरदस्ती नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आंकड़ों में नहीं फंसते हैं, क्योंकि कौन सा स्टेटिस्टिक्स लेके बैठा हुआ है, इसको कैसे यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई करें। चलिए ठीक है, एक सेकंड कुलभूषण जी पहले, ठीक है। राघवेंद्र जी एक सचिन लगातार तीसरे दिन दंगे होते थे कि नहीं होते थे? अरे उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे, आज तो हत्याएं हो रही लगातार। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से दंगों का ग्राफ बढ़ा है राघवेंद्र की पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या कर दी गई, और आप बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से दबाव बना रहे हो उस पर बार। लगातार आप देखिए लखनऊ में क्या हुआ, एक निर्दोष की हत्या कर दी गई। आपके आधे से ज्यादा नेता तो जेलों में बंद है, क्यों बंद है? क्या परोपकार? चलिए कुलभूषण जी राघवेंद्र जी ठीक है। अब समाजवादी पार्टी इतनी खराब थी, तब भी उनके नेताओं को आप लोग अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि भाई इनके समय में ये होता था। लोग तो वही थे ना जो अब आज आपकी पार्टी में आ रहे हैं। थोड़ा सा इसका आंकलन करिए कुलभूषण जी। मैं यही कह रहा था आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो आंकड़े दे रही है उनका कोई इनके पास धरातल नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन करते हैं, इनसे 5 नाम पूछ लो कितने आपने उद्घाटन कर दिए, वो आंकड़ा बताएंगे, 5 नाम नहीं बता पाएंगे। आप अपराध की बात करेंगे तो एनसीआरबी के आंकड़ों की व्याख्या इनकी अपने हिसाब से होगी। रोजगार की बात होगी तो रोजगार में पकौड़े तलने को भी ये रोजगार मानेंगे, मनरेगा में भी रोजगार मानेंगे, और उसके बाद ये अभी पंचायत सहायक जो बनाएंगे और विद्यालय सहायक बनाएंगे वो भी इनके यहाँ रोजगार होगा। तो सारी परिभाषाएं जब इनकी अपनी बनाई हुई हैं, सारे आंकड़े आपने अपने खुद तय कर लिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विचारधारा से भटक चुकी है। इनकी न तो कोई स्पष्ट नीति है, न इनकी कोई नियति दिखाई दे रही है। अभी कहा गया कि माफिया यहां दिखाई नहीं देते, टेनी बगल में खड़े रहते। अजय मिश्रा और टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और गृह मंत्री ये कहते हैं माफिया गायब हो गया है, मच्छर गायब हो गया है। मच्छर गायब हो गया है तो आज डेंगू इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि एक बिस्तर नहीं मिल पाता।
अपराधी हो गया। अपराधी है साहब, जमानत पे छूटे हुए, आप उन्हें मंत्री बनाए रहेंगे तो उनका अपराधी का टैग नहीं हटेगा राघवन जी, इस सच को आपको स्वीकारना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि हमारा इतिहास आप पता कर लीजिए, मैं अपराधी हूं। उसके बाद उनके लड़के के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उसमें आया है 60 गवाह है कि मौके पे आशीष मिश्रा थे। उसके बाद उनके पिता ने कहा था कि यदि एक साक्ष्य मिल गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। क्या उनका त्याग पत्र हो गया? क्या प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा ले लिया? क्या बर्खास्तगी हो गई? इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी आप अपनी जिद पे अड़े रहे और उसके बाद आप अपने आंकड़े। चलिए ठीक है, अब इन मुद्दों का असर कितना होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, अब उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा, इस तरह से नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन चुनावों को कितना प्रभावित करेंगे और जनता इन पर कितना भरोसा करेगी, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।